नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन कौशिक। मैं लगभग पिछले 8-10 साल से कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम एक ही चीज घूम फिर कर बार बार सामने आती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जाम के अंदर इंग्लिश को एक फियर फैक्टर मानकर चलते हैं कि किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई होगा। जिन बच्चों का मीडियम स्टार्टिंग से हिंदी रहा है या जो मेट्रोपॉलिटन्स में नहीं रहते हैं या कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश के रेगुलर टच में नहीं रहा है, वहां पर अक्सर ये पाया जाता है कि वो बच्चा इंग्लिश के नाम से थोड़ा बचने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को तैयार कर रहे हैं तो चाहे आप उसे कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर काफी सारी चीजों को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपकी एग्जाम के लिए अप्रोच कैसी है, कैसे आप उस एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से एग्जाम को आप फेस करना चाहते हैं। ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चा इन सभी चीजों को जाने बिना, बहुत सारी चीजों को प्रिपेयर किए बिना सीधा जाता है कोचिंग क्लास में। कोचिंग क्लास वाले क्या करते हैं, बच्चे को भरे हुए किसी भी ग्रुप में जो ऑलरेडी चलती हुई क्लास है उस पर बिठा देते हैं। अब जैसे भरी हुई क्लास में बिठा देते हैं तो बच्चे को यही नहीं पता चलता कि क्लास का बेस कहाँ है, कहां से बच्चे को पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बस उसको उठा करके कैसे बैच में बिठा दिया जहां पर भीड़ में वो बेचारा कॉपी करता रहता है। सिर्फ कॉपी करने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। वो टाइम जरूर था कि हमें हार्ड वर्क करना था, लेकिन आज के दिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं कि इंग्लिश का आप कोई भी एग्जाम फेस कर रहे हो, चाहे आप एनडीए, सीडीएस, DSSB, एक्स और वाई ग्रुप हो गया, सीसेट का कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन हो गया या राइटिंग का पार्ट हो गया, एफकैट हो गया या एफकैट के अलावा बैंकिंग, सीपीओ, सीजीएल या फिर कोई भी ऐसी स्टेट वैकेंसी को फेस कर रहे हैं, तो जो भी आप इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना चाहते हैं उन सब के लिए सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि कंटेंट की बारे में पता चलना। एग्जामिनर के पास लिमिटेड ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं है इंग्लिश में बच्चे की प्रोफिशिएंसी को चेक करने का। जब भी एग्जाम आएगा आपको यही टॉपिक्स मिलेंगे। अब एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर सीजीएल के एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, बस क्वेश्चंस के नंबर्स को बढ़ा देगा या क्वेश्चंस के नंबर्स को कम कर देगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई कर देगा या लो कर देगा, बट टॉपिक का नाम सेम रहेगा। कौन कौन से टॉपिक है? जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है एरर्स का, नंबर 2 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नंबर 3 नरेशन, नंबर 4 वॉइस। ये जो 4 टॉपिक हैं ये कंप्लीटली ग्रामर पर बेस्ड है। इन 4 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बच्चे को स्टार्टिंग से एंड तक जो भी ग्रामर का पार्ट है उसको पढ़ना कंपलसरी है। अब कौन कौन सी ग्रामर के पार्ट बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो नाउन सबसे पहला सेक्शन है। नाउन के बाद नंबर 2 पर प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के बाद आपके पास थर्ड सेक्शन आता है एडजेक्टिव का, वॉइस, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बाद सिंटैक्स। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है। सिंटैक्स, टेंसेस, वॉइस, नरेशन। नरेशन के बाद एक टॉपिक आपका आता है सुपरफ्लुअस का, एक टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग्स का, और कुछ इसी तरीके के और भी टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर बच्चे से कंप्लीट ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि यार स्कूल में भी मेरे पास ग्रामर था,
स्कूल के बाद मैंने काफी ग्रामर पढ़ा है, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ा है। कई बच्चे सोचते हैं मैं बहुत अच्छी स्पोकन कर लेता हूं, तो क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं? तो देखिए, आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें फर्दर क्लास को देख के पता चल जाएंगी कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर अभी आपको बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। इन सभी चीजों को मैं एक एक करके दिखाऊंगा। इसके बाद ये जो 5 सेक्शन है ये कंप्लीटली आपके वोकैबुलरी पर बेस्ड सेक्शन है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके पास सेंटेंस आएगा, ब्लैंक आएगा, आपको ये चेक करना है कि उसमें सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है। इसके बाद साइनोनियम, सिमिलर वर्ड्स को साइनोनियम कहते हैं, समान अर्थ को। एंटोनियम्स, विपरीत अर्थ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग टेस्ट। याद रखिएगा, एग्जामिनर बच्चे के सामने इस तरीके से वर्ड्स को रखता है जो हमारी जनरल रेगुलर स्पीकिंग में लाइफ में यूज नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और जंबल वर्ड, ये 3 टॉपिक आते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो आपकी असली फाइट जो है वो फाइट है टाइम से। टाइम से यानी कि आपको एग्जाम में टाइम जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड मिलने वाला है। जैसे एग्जाम की बात करते हैं तो सीजीएल का एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। इसके अंदर हम नोटिस करते हैं तो हमारे पास में 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन के आधार पर हमारे को टाइम मिलता है 12 से 15 मिनट का। 12 से 15 मिनट का, क्योंकि मैथ्स हमारा जो है वो भी बाकी टाइम ले लेता है। तो इस एवरेज से अगर हम चलते हैं तो 12 से 15 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर हमारे को क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोच करना है कि अगर हमारे को कुछ क्वेश्चंस के लिए 10 सेकंड और कुछ क्वेश्चंस के लिए 30 सेकंड मिले तो हम एक ही रीडिंग के अंदर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी हो पाएगा जब आपके पास किसी भी टॉपिक का नॉलेज अबंडेंट होगा। नॉलेज का मतलब ये कि आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत पहले से कई बार प्रैक्टिस कर रखी होगी, तब जाकर आप देखते ही टिक करेंगे और टिक करने के बाद अपने टाइम को बचाएंगे ताकि अगले क्वेश्चन के लिए वो बचा हुआ टाइम आपका यूटिलाइज हो सके। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बच्चे के सामने ये टाइम ही है, ये बात याद रखिएगा। अगर बच्चे को पर्याप्त समय मिल जाए या ये कहिए कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो बच्चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता है, लेकिन असल में बच्चे के पास यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम लिमिटेड होता है, जिस वजह से दिक्कतें आती हैं। टाइम को अगर अचीव करना है, नॉलेज को लीजिए, नॉलेज के साथ साथ अच्छी लेवल की प्रैक्टिस को फोकस कीजिए, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस को फोकस कीजिए। अब प्रैक्टिस के अंदर अगर आप बात करते हैं एग्जाम लेवल की, तो प्रैक्टिस को यदि आप फोकस करना चाहते हैं तो याद रखिएगा हर टॉपिक के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके एग्जाम के अंदर आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट बन पाएगी। इस हैबिट को डेली बेसिस पर हर बार न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर आप एनहेंस कीजिए ताकि आप किसी भी तरीके से एग्जाम को फुलफिल कर पाएं। ज्यादातर बच्चों की समस्या क्या है कि जब टीचर क्लास में नाउन पढ़ाता है तो टीचर नाउन पढ़ाता है, बच्चा उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। टीचर जब सेकंड टॉपिक पर पहुंच जाता है तो बच्चा फर्स्ट टॉपिक की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। टीचर जब थर्ड टॉपिक कंप्लीट कर लेता है तो उसके डाउट्स आते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके से अगर आपकी एजुकेशन या तरीका है तो याद रखिएगा कि एक बहुत लंबा समय आपको समय एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब टॉपिक इधर होगा तो आप फर्स्ट टॉपिक के डाउट लेकर आएंगे, जब टॉपिक यानी सिलेबस आपका क्लासेस में खत्म होने वाला होगा तब हार्डली आप किसी टॉपिक के कंप्लीट होने के कगार पर होंगे और उस सिचुएशन के अंदर आप अपनी जो टेस्टिंग एबिलिटी है, खुद को टेस्ट करने की फैसिलिटी है या एबिलिटी है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप हमेशा एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सिनेरियो है जो आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। और जब तक एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो सकती, हर बार उठकर आप किसी भी बीच के बैच में आकर बैठेंगे तो आपका सिलेबस तो वैसे भी तैयार नहीं होगा और बच्चा सोचेगा कि पता नहीं हम कितना समय दे रहे हैं एजुकेशन के लिए।
अब आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि लर्निंग एबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो आज हम सीखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, हम उनको कैसे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है हमारे लिए अच्छा स्कोर करने के लिए। इसके बाद में बहुत से वेज ऐसे हैं जिससे हम अपनी स्पोकन को या प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करके स्पेलिंग को ला सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अप्रोच बनाइए ताकि एग्जाम में आपके सिलेबस को अच्छे से कवर किया जा सके। बच्चे की हमेशा से आदत होती है टेस्ट पेपर्स को एंड में अप्लाई करता है, बहुत ज्यादा देर से होता क्या, तब तक सारी ग्रामर वो भूल चुका होता है। उसके बाद में ना ही वो बाकी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करता है, वो आज भी वैसा ही रह जाता है जैसा वो डे 1 पर होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है, बच्चे की एक हैबिट, एक आदत है कि सपोज कीजिए जनवरी में उसने सिलेबस स्टार्ट किया और एक सितंबर मान लीजिए, अगस्त मान लीजिए या जुलाई में बच्चे ने टेस्ट सीरीज को अप्लाई किया। टेस्ट सीरीज को अप्लाई किया यानी जनवरी से जुलाई तक के बीच में ना उसने कोई रिवीजन किया, ना ही और कुछ, ना ही कोई प्रैक्टिस किया। अब इसमें क्या है कि जुलाई में आके भी वो बिल्कुल वैसा ही होगा, लास्ट के 2-3 टॉपिक्स याद हो तो हो, बात अलग है, नहीं तो ज्यादातर सिलेबस उसके दिमाग से आउट हो चुका होगा। तो कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, ये सबसे बड़ी नीड है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछने वाला है या पूछने लायक है। सपोज आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आ गया। कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करने के लिए टाइम आपको दिया गया 1.5 से 2 मिनट का या 3 मिनट का, और कॉम्प्रिहेंशन छोटे-छोटे आपके पास 2 या 3 है, उसके अंदर आपका समय बहुत वेस्ट होने वाला है। क्योंकि बचपन से एक एबिलिटी है, एक हैबिट है, क्या है, फर्स्ट रीड द कॉम्प्रिहेंशन, यानी पहले कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन स्टडी करोगे। क्वेश्चन स्टडी करने के बाद आप फिर क्वेश्चन में से एक मेजर या मेन कीवर्ड्स को उठाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढेंगे और फिर करेंगे। यकीन कीजिए कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में आप 4 से 6 मिनट लगा देंगे, और 4 से 6 मिनट का मतलब यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको पहले क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस सिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, लेकिन हमारी गलत अप्रोचेस की वजह से एग्जाम क्वालिफाई होना तो छोड़िए, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं हो पाता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है जिस वजह से डीमोरलाइज होते हम एक सिर्फ की कोचिंग क्लास के सिलेबस की तरह से कवर करते हैं, असलियत में पेपर की तैयारी हम करते ही नहीं है, तो टाइम खराब होता है। दूसरी बात, बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जो टीच करते हैं, और टीच करने के दौरान समस्या ये आती है कि बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करते, बच्चे से क्वेश्चंस के बारे में जानकारी नहीं लेते। होता क्या है, बच्चे से नहीं पूछने की वजह से बहुत सारे बच्चों के अंदर एक आदत होती है कि वो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो डाउट हमेशा बना रहेगा और फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इन सभी समस्याओं को दूर करना जरूरी है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अब कई कोचिंग में एक बात बोली जाती है कि भाई 4 घंटे मिनिमम पढ़ना जरूरी है, 5 घंटे मिनिमम पढ़ना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि 5 घंटे भी या 10 घंटे नहीं पढ़ना। आपको अप्रोच ठीक करनी है, और हर रोज रेगुलर बेसिस पे जो क्लास में टॉपिक्स में कंटेंट्स में उनकी रिवीजन करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक लिमिटेड टाइम दीजिए, लेकिन हर रोज रेगुलरिटी में टाइम दीजिए, आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इन एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एग्जाम वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम कि आप कौन सा एग्जाम फेस कर रहे हैं। यदि सीजीएल का मेंस फेस कर रहे हैं तो आपके सामने 200 क्वेश्चन आएंगे। यदि सीजीएल का टायर 1 यानी प्री फेस कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आएंगे। एनडीए फेस कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से एक्स ग्रुप वाई ग्रुप फेस कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की वैरायटी या नंबरिंग होती है वो अप एंड डाउन हो सकती है। मैं अभी आपको सीजीएल की वेटेज के अनुसार बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि सीजीएल की बात करते हैं तो टायर 1 यानी प्री के एग्जाम के अंदर आपके सामने क्वेश्चंस कितने आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आते हैं बेटा जी 25, और 25 क्वेश्चन के अनुसार आपके पास टाइमिंग होगा पूरा का पूरा मैक्सिमम 15 मिनट का। ये मैंने मैक्सिमम बताया है, वैसे आपको 10 से 12 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये टाइम है दोस्तों, और टाइम के साथ साथ आपके पास हर क्वेश्चन का वेटेज होगा 2 मार्क्स का। टायर 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4
4 होगी। जब ये बच्चा प्री का एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो जाकर वो मेंस में पहुंचेगा। मेंस में 2 पेपर होंगे उसके, एक सीजी इंग्लिश का होगा और एक मैथ्स का होगा। इंग्लिश में उसके पास में 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन के बाद 120 मिनट्स होंगे और 120 मिनट्स के बाद में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ये नेगेटिव मार्किंग होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में 50 नंबर का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में से प्री में 43 प्लस लाना बहुत आसान है यदि थोड़ा सा इंटेंशनली फोकस करके आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। 43 नंबर के आसपास आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद जब मेंस में जाएंगे तो दोस्तों 200 में से हमारे पास हमारे ही कोचिंग से पढ़कर गए हुए या मेरे से पढ़कर गए हुए ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 192 तक का स्कोर करके बैठे हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो आसानी से 192 193 अंग्रेजी में लाते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर अंग्रेजी के मेंस में इतने लिया है तो मैथ्स में अगर थोड़े कम भी हुए, 140 प्लस हुए या 150 भी हुए, तो आपको मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बस फर्क इतना है, मैनेजमेंट टाइम का ठीक हो, मैनेजमेंट अप्रोच का ठीक हो, बाकी सभी चीजों को मेहनत कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, किस तरीके से हमें उसे फोकस करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं हर एक टॉपिक से रिलेट करके एक दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे फेस करते हैं और हम फेस करने के बाद में कैसे छोड़ कर आते हैं उन क्वेश्चन को जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं या लगभग एक तरीके से कहें कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, और क्योंकि हमें समझ में नहीं आया तो हम छोड़ कर आ जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे सिलेक्शन के आसार उतने ही कम होते चले जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 50 क्वेश्चन में से अब हमारे पास 46 नंबर रह जाते हैं, 46 मार्क्स रह जाएंगे। उन 46 में से फिर हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फिर से एफर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने अब क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आप उन क्वेश्चंस को सही डायरेक्शंस में कर सकें। आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है एरर के ये 2 क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इन क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट नाउन प्रोनाउन से लेकर वॉइस और नरेशन तक का टिल द लास्ट तक का कोई भी कंटेंट या कोई भी टॉपिक एग्जामिनर पूछ सकता है। और एग्जामिनर पूछ सकता है तो आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, उनको देखिए और स्टडी कीजिए। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके देखिए क्या आप इसका सही उत्तर निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उसके लिए फिर जानना जरूरी है। याद रखिएगा रीडिंग में हमेशा सेंटेंस सही रहेगा। एग्जामिनर आपके पूरे क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांट देता है। ए, ये हो गया बी सेक्शन, दिस वन इज द थर्ड सेक्शन सी, एंड द लास्ट इज नो एरर। यदि आपका सेंटेंस पर्याप्त मात्रा में सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो आप चौथे ऑप्शन को पिक करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। तो हीना बिगिन टू ट्रेम्बल। अब यहां पर ट्रेम्बल हो गया डर से कांपना। when she found यानी कि जब उसने पाया a sharp long knife in her enemy's hand, उसने पाया, क्या पाया, अपने दुश्मन के हाथ में एक लंबा चौड़ा चाकू देखा। किसके हाथ में? अपने एनिमी के हाथ में। सेंटेंस में लास्ट वर्ड है नो एरर का। जब आप इस सेंटेंस को स्टडी करेंगे, सेंटेंस को स्टडी करने के दौरान 2 ही तरीके हैं, या तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से कर रखे होंगे, और अगर नहीं कर रखे होंगे तो ये क्वेश्चन सदैव आपके लिए एक डाउट का हिस्सा रह जाएंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर को बच्चे को अगर पजल करना है तो बहुत सारी मिस्टेक्स वो दे सकता है। खैर, इस क्वेश्चन में कौन सी गलती है मैं वो दिखाता हूं। हीना बिगन टू ट्रेम्बल, कांपना शुरू हुआ, व्हेन शी फाउंड,
जब उसने पाया अ नाइफ, एक नाइफ पाया। नाइफ से पहले यहाँ पे दो क्वालिटीज दे रखी हैं, एक क्वालिटी है शार्प और एक क्वालिटी है लॉन्ग। शार्प और लॉन्ग ये दो क्वालिटी है। शार्प किसी भी चीज की बनावट को कहा जा सकता है, लॉन्ग भी ऐसे ही है, बनावट नहीं उसका साइज है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि ये टॉपिक में गलती यहाँ पर एरर्स में एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव की क्या गलती है कि यहाँ पर जब भी मल्टीपल क्वालिटीज किसी भी नाउन की दर्शाई जाती हैं, तो मल्टीपल क्वालिटीज को दर्शाने के लिए एग्जामिनर को या बच्चों को फॉलो करना पड़ता है एक सीक्वेंस, QOSASCOMP, यानी Q से बनता है क्वांटिटी और क्वालिटी पहला, O से ओपिनियन, S से साइज, A से किसी भी चीज का एज, फिर S आया तो शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। अगर आपके सामने मल्टीपल क्वालिटीज हैं तो याद रखिएगा किसी भी चीज का साइज पहले आएगा, शेप बाद में आएगा, साइज के साथ साथ अदर कुछ क्वालिटीज है तो वो बाद में आएगी। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो लॉन्ग जो है ये उसका साइज है जो कि पहले आना चाहिए और सेंटेंस बनेगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ, ना कि शार्प लॉन्ग नाइफ। ये सेंटेंस का सीक्वेंस होता है जो कि एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ाते समय में बच्चे को बताया जाता है। नॉर्मली स्पोकन में स्कूल लाइफ में इस टाइप की बारीकियां नहीं बताई जाती हैं, जिस वजह से बच्चे को जब बारीकियां नहीं पता होती तो वो सीधा कहता है नो एरर। ऐसे क्वेश्चन बच्चे को पजल करेंगे और ये तो आप भी जानते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी नहीं किए हैं। तो अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द सीक्रेट, सीक्रेट हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ये हो गया पार्टिसिप। पार्टिसिप का मतलब जिसमें से सब्जेक्ट बना हुआ है उसे हम पार्टिसिप कहते हैं। तो पार्टिसिप के अंदर क्या है, द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ, उसकी मजबूत यानी तंदुरुस्त सेहत का क्या राज है। सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में सदैव एस या ईएस आता है। लाइफ इन द फैक्ट, किस सत्य पर है, दैट he is getting up, is getting up, is के साथ ing यानी कर रहा है, before sunrise सूरज उगने से पहले, और has यहाँ पे प्राप्त करना किसी चीज को, लेना, खाना, do, ये काफी सारे मीनिंग लेकर आता है। तो has fresh air और वो लेता है साफ स्वच्छ हवा। ये टॉपिक जो मिस्टेक है, या तो आप इसे कह सकते हैं कि टेंसेस का मिस्टेक है, कई लोग इसमें टेंसेस की जगह कहेंगे वर्ब का मिस्टेक है, आप दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज जान लीजिए कि रेगुलर एक्शन जहां पर भी होते हैं, यानी कि जिन वाक्यों के अंदर असल में एक्शन की बात की जा रही है, काम नहीं हो रहा है, उन एक्शन को रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाएंगे तो उस परिस्थिति के अंदर कभी भी इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ना ही किसी आईएनजी वर्ब का प्रयोग होता है। सही उत्तर आता है ही गेट्स अप। हिंदी में स्कूल लाइफ में पढ़ाया जाता था ता है, ती है, ते है। वो ता है, ती है, ते क्यों पढ़ाया जाता था, उसका लॉजिक ही ये था कि ता है, ती है, ते है का लॉजिक ये होता था कि बच्चे को ये बताना आवश्यक हो जाता था कि असलियत में बच्चा काम नहीं हो रहा है, काम के बारे में बात की जा रही है। और जब काम के बारे में बात की जा रही है तो उस परिस्थिति को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम साधारण की जगह दूसरे शब्दों में कहें या एक डेफिनेशन फॉर्म में कहें, तो जितने भी रोटेशनल एक्शंस हैं, रूटीन वर्क है, हैबिट है, हॉबी है, लाइक डिसलाइक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, जनरल फैक्ट्स हो गए, या फिक्स्ड फ्यूचर नियरेस्ट एक्शंस हो गए, वे सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जाते हैं तो उसका नियम ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर एस या ईएस आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की परिस्थिति में जब काम लगातार नहीं चल रहा है लेकिन काम की बात हो रही है कि ऐसा अक्सर होता है, चलता है, यानी ता है, ती है वाली परिस्थिति आती है। रेगुलर एक्शन आता है, रोटेशनल एक्शन आता है, रूटीन वर्क आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और उस परिस्थिति में सही सेंटेंस बनेगा द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप, उठता है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैज फ्रेश एयर, और लेता है फ्रेश एयर को। तो इस तरीके की जितनी भी बारीकियां हैं ये तभी आएंगी जब आप सेंटेंसेस के अंदर मेरे साथ पढ़ते चलेंगे पूरा का पूरा ग्रामर का सेक्शन। अक्सर बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती एक और ये भी करता है कि थोड़े टाइम पीरियड तक तो वो इंग्लिश के अंदर पूरी ताकत से इंटरेस्ट लेता है, लेकिन इंटरेस्ट लेने के बाद पता क्या होता है, वो जो मेहनत करने के जो कीटाणु होते हैं ना बच्चे के अंदर, वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाते हैं, फिर वो डिमोरलाइज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो डाउट क्लियर नहीं करता चलता, वो प्रॉब्लम्स को हाथों हाथ सॉल्व नहीं करता, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा तो वो चीजें आज भी अटकी हैं, कल भी अटकेंगी, और कल के बाद दोबारा कहीं पर वो तैयारी करेगा तो वो भी अटकेंगी। और एक बात याद रखना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति तन से हारने की जगह मन से हार चुका है उसकी तरक्की भी किसी तरीके से नहीं होती है। तो तन से हार जाओगे, सो जाओगे, उठोगे, फिर फ्रेश फील करोगे, लेकिन मन से हार गए तो कैसे जीतोगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है एग्जामिनर आपके सामने एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन देने के बाद वो उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देगा, जैसे कि मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है, और अंडरलाइन करने के बाद कहेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि यदि आपके सामने लिखी हुई स्टेटमेंट सही है तो नो इंप्रूवमेंट को पिक कीजिए, और यदि गलत है तो बेस्ट आंसर को चूज कीजिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि यदि किसी बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, किसी का नॉलेज नहीं है, यदि किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है कि भाई सेंटेंस में ग्रामर में गलती क्या है, तो वो सही उत्तर पिक नहीं कर पाएगा और अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर देने का प्रयास करेगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको फिर से पूरी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब सेंटेंस को हमने पढ़ा, चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। सबसे पहली बात, जैसे ही हमारे पास सेंटेंस इस तरीके से आता है जिसके अंदर कमांडेड का यूज किया गया है, स्पीकर है, लिसनर है, और आगे की स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। यदि आगे की स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है तो हमारे को एक समझ में आ गया कि क्वेश्चन नरेशन का है। अब नरेशन का है तो गलती है या नहीं ये जानने से पहले आप दो सेंटेंसेस के बीच में नोटिस कीजिए कि कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है, कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि एग्जाम का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सेंटेंसेस का एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जब भी आप कोई सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, या आप नया कोई सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपने कंजंक्शन यूज नहीं किया है तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे सेंटेंस में कुछ तो गड़बड़ी है, यानी या तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, या फिर ये सेंटेंस रॉन्ग है, या फिर कुछ तो ऐसा इशू है जो ये फॉर्मेशन ठीक नहीं बना रहा। यानी अगर ये सेंटेंस में गलती है तो ये आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं बचे हुए सवालों पर। बचे हुए सवालों पर जब आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता होगी कि एक्सक्लेम का यूज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में करते हैं, और एक्सक्लामेटरी के बाद आप इफ और वेदर का प्रयोग केवल इंटरोगेटिव में करते हैं, यानी कि दोनों ही विपरीत सवाल है। इंटरोगेटिव सवाल पूछता है, इफ या वेदर सवाल पूछता है, जबकि एक्सक्लामेटरी एक्सक्लेमेशन परिस्थिति को देखकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है। अब एक्सक्लेमेशन में जैसे हमारे पास अलास, हुर्रे, वाओ, इसके बाद आहा, ब्रेवो, बहुत सारे वर्ड आते हैं, फाय हो गया, बहुत सारे वर्ड आते हैं। अब ऐसे वर्ड्स के अंदर हम कभी भी इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो ये सिचुएशन भी हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। रिप्लाइड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हो।
सवाल का जवाब दे रहे हो, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए दैट का प्रयोग होता है, कभी इफ का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि यदि मुझे किसी क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, आंसर करना है या इंफॉर्मेशन देना है, तो उस परिस्थिति के अंदर दैट का प्रयोग होता है। लेकिन इन्होंने इफ या वेदर का कर रखा है, यानी ये दिए हुए दो ऑप्शन गलत है, और क्योंकि सवाल गलत है तो डी भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या आएगा? नंबर सी। इंक्वायरी जब किया जाता है तो उसके लिए सवाल आता है इफ या वेदर का। इंक्वायरी जब किया जाता है तो उसके लिए सवाल आता है इफ या वेदर का, और जब सवाल आता है तो उस परिस्थिति के अंदर आपको ये नोट करना है कि कैसे सही उत्तर ढूंढा जाएगा। सही उत्तर ढूंढने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सवाल गलत है या सही है, इस चीज की पूरी जानकारी होना जरूरी है। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो सवाल नहीं हो सकता। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक क्वेश्चन नरेशन का, एक क्वेश्चन वॉइस का। आपके सामने अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है वॉइस से, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है नरेशन से। दोनों ही एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में कंपलसरी है, आता ही आता है। अब यदि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपसे कहा जाता है कि पिक कीजिए सही उत्तर को, उत्तर चूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपने उस टॉपिक को ठीक से पढ़ा हो। तो क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास में कैन वी सेंड। कैन वी सेंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैन यहाँ पर एक मोडाल्स की तरह यूज किया गया है, और मोडाल्स ही यही है। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। सबसे पहली बड़ी चीज क्या है, बच्चा अक्सर वॉइस करते हुए नरेशन के रूल्स को मिक्स करता है, और नरेशन का टॉपिक पढ़ते हुए वॉइस के रूल्स को मिक्स कर देता है। ऐसी सिचुएशन यदि आपके सामने आती है तो आप ये गलती मत कीजिएगा। अब एक बात समझनी है, क्या समझना है कि भाई बदलाव के लिए सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या है। मोडाल्स में सबसे पहले ये चेक करना होता है, या स्टेप 1 क्या है, चेक कीजिए कि सेंटेंस आपका या जो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में पूछा गया है या पैसिव वॉइस में पूछा गया है। क्योंकि चेंज द वॉइस आता है टॉपिक का नाम। अब कई बार क्या होता है, बच्चे को यही नहीं पता होता कि सवाल एक्टिव में पूछा है या पैसिव में। नहीं पता होने की वजह से बच्चा उल्टे सीधे रूल अप्लाई करता है और गड़बड़ी कर देता है। ऐसी परिस्थिति में आपने क्या करना है, सेंटेंस को स्टडी करना है। स्टडी करने के दौरान वर्ब से पूछिए कौन एक्शन कर रहा है, हु इज डूइंग द एक्शन, हु सेंड द पार्सल, हु कैन सेंड द पार्सल टुमारो, हु कैन सेंड द पार्सल टुमारो। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपके पास एक वर्ड आएगा वी, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि वर्ब के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, समझ लीजिएगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि सेंटेंस में सेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मोडाल्स का यूज है, यानी ये ठीक है। स्टेप नंबर 2 है कि यदि मोडाल्स का यूज एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो मोडाल्स सेम आ जाएगा पैसिव में, बस बी जुड़ जाएगा, बी यानी वुड बी, कुड बी, शुड बी। तो यहाँ पर जिस पार्ट में बी नहीं है वो सेंटेंस हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो कैन द पार्सल के बाद बी नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचे 3 पार्ट, कैन बी, कैन बी और कैन द पार्सल। कैन द पार्सल। अब आपके सामने 3 परिस्थितियों में कोई एक सेंटेंस को चूज करना कंपलसरी है। सबसे पहला ये लॉजिक समझ लीजिएगा कि यदि एक्टिव वॉइस में आपके सामने सवाल आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको इस तरीके के क्रॉस का निशान लगाना पड़ता है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाता है। अगर बी, बीन और बीइंग आना है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में फिक्स आएगी और बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब से सवाल पूछिए व्हाट वी कैन सेंड टुमारो,
व्हाट वी कैन सेंड टुमारो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी पार्सल। अब नोटिस कीजिए ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेकर जाना है और स्टार्टिंग में आपके पास में एक तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में है और एक इस वाक्य में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में है। इसमें हमारे पास में वी से ही वाक्य शुरू हो गया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट का रूल बताते समय मैंने आपको बताया था कि बी, बीन, बीइंग हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में आता है और इन्होंने बी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया और बचा हुआ आंसर जो है हमारा ठीक हो। जब आपके पास किसी भी टॉपिक का नॉलेज होगा, सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, कंटेंट का, आप सही उत्तर आसानी से चूज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और जब आपको इस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन नरेशन का है। सबसे पहले वही चीज पहचान करनी है कि सेंटेंस सही में डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में, कौन सी स्पीच में है। तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट के अंदर कभी भी डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियों से आप इसको पहचान सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल को पहचान किया तो सेंटेंस के अंदर हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं, जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। 5 वाक्य हैं, पांचों के रूल अलग अलग हैं। तो सेंटेंस क्योंकि इंटरोगेटिव का है तो इंटरोगेटिव के ही रूल बताता हूं। सबसे पहला इंटरोगेटिव का रूल है कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ या वेदर का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग होता है, यानी कि केवल 2 ही वाक्य हैं जिनमें इफ और वेदर का प्रयोग है। 3 वाक्य, सॉरी, तो 3 वाक्य ऐसे हैं जिनमें इफ या वेदर का प्रयोग होता है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। अब दिक्कत क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले दैट नहीं है और सेकंड क्वेश्चन में दैट का भी इस्तेमाल है और वेदर का भी इस्तेमाल है। एक ही परिस्थिति के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब या फिर 2 आप कंजंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ही परिस्थिति में 2 कंजंक्शन का इस्तेमाल जब नहीं हो सकता है तो ये आंसर हमारा सही नहीं होगा। अब बचे ये 2 सवाल। अब इन दोनों सवालों के अंदर एक चीज आपको पता होगी, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्पीकर के द्वारा बोला गया और लिसनर के द्वारा सुना गया। यानी कि जब स्पीकर बोल रहा है, लिसनर सुन रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब इस स्पीच को उठा करके आप ले जाते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में ले जाने वाली परिस्थिति के अंदर आप क्या करते हैं कि पूरे वाक्य को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। पूरे वाक्य को पास्ट टेंस में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग है जो कि एक प्रेजेंट टेंस की बात दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो गया और बचा हुआ एक आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की सेशन में हमने आपको केवल अप्रोच किया, बताया कि ग्रामर अगर हमारे सामने आता है तो ग्रामर के लिए इतना सिंपल नहीं है कि हमें केवल स्पोकन की नॉलेज हो। स्पोकन के साथ साथ हमें लगभग सभी रूल्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, परफेक्शन होना जरूरी है, तभी आप इन चीजों पर पहुंच पाएंगे। और उसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करना प्रॉपर तरीके से जरूरी है। कई बच्चे सोचते हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, होगा धीरे धीरे, नो डाउट, लेकिन उस धीरे धीरे के अंदर आपकी पेशेंस पहली रिक्वायरमेंट है। परसिवरेंस का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता आपके अंदर होगी तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।